वहां पर भी जाके देख लो, इबरत वहां पर मिली। वहां पर जो कैदी है उनके घर वाले, उनमें अक्सरियत औरतों की, बच्चों के साथ, और वो 3 से 4 घंटा लाइन में धूप में खड़े रहते और उसके बाद अंदर जाते हैं। रवैया कैसे हो सकता है आप एक्सपेक्ट करो डिपार्टमेंट का, पुलिस का, कि कैदी को मिले हैं। और वो बच्चे जब उनको तालाबों के पीछे देखते हैं, जालियों के पीछे देखते हैं, वो हाथ नहीं लगा सकते। और घर वालों से जब बात करो तो वो किस हालत में निकलते हैं, बहुत बड़ी इबरत की जगह। ये जो हम अक्सर जो नौजवानों के काउंसलिंग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, वहां पर उनको बोलते हैं कि कभी कभी जाओ, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा लो इबरत के लिए। वहां पर अक्सर ये तुम्हारे ही बात, हमारे जैसे लोग दाढ़ी और टोपी में, बुरके में अक्सर ही। और बहुत सारे हमारे अजीज लॉयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, दिल से काम करते हैं। हमने काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया है। हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जो अच्छा सर्विस नहीं देते, गलत फायदा उठाया जाता है लॉ के प्रैक्टिस के नाम पे। बहुत सारे जो जिनको हम अच्छा प्रोफेशन जो नहीं प्रैक्टिस करते, कुछ चंद लॉयर, हमने यहाँ तक देखा है कि जो पैसे मिलते हैं कोर्ट से एल्यूमिनी के, हर महीने उसमें से अपना हिस्सा निकाले। क्या मिलेगा डाइवोर्स, तलाकशुदा, गरीब पेरेंट्स को और बच्चों को। तो मसला एक जगह नहीं है। अच्छा, अभी तक हम ये सोचते आ रहे हैं कि जेल से छुड़ा रहे, जेल से छुड़ा रहे। आपको ये इन्फॉर्म करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जेल से छुड़ाने का मसला नहीं है। जेल से लोग छूट रहे हैं, एक एक घर के अंदर जो सुकून आ रहा है वो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफी तसल्ली होती है कि वो घर का अंदर जब होते, जब घर वालों से मुलाकात करो, जब बाहर आ जाने के बाद जब घर वालों से मुलाकात करो, कितना फर्क आता है चेहरों के अंदर, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग अभी जेल में हैं। जितना हम काम कर रहे हैं, एक जेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 5,000 के नंबर से, और हमारे नजदीक में नजदीक 5 जेल है, और हम रिलीज कर रहे हैं हर महीने 30 से 40। अच्छा, उतने लोग जा भी रहे अंदर किसी न किसी वजह से। तो हमें लगता है कि ये नंबर्स अभी भी बहुत कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 सालों में जितना भी तजुर्बा आया है, तो हम इसके लिए कैपेबल हैं कि हम इस नंबर्स को और काफ़ी बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ने असबाब मुहैया किया और हमारी टीम के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, तो इंशाल्लाह हम इस नंबर्स को 100 क्रॉस करना चाह रहे हैं और कम से कम महाराष्ट्र लेवल पे कवर करना है इंशाल्लाह। ये सिर्फ आबिद नहीं है, यहाँ पर पूरी टीम है माशाल्लाह। हमारे लॉयर्स की टीम है, हमारे बैक ऑफिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है जो पूरा कामकाज देखते हैं। और बहुत अच्छी टीम जो बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि सब नए नए, काफ़ी पुराने माशाल्लाह, जब से शुरू हुआ है, जब से हमारी टीम मौजूद है, उनमें से अक्सर लोग वो है जो शुरुआत से है। तो काफ़ी लंबे टाइम से लोग काम कर रहे हैं, तजुर्बा सबको अच्छा हो गया है, सभी लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। और फाउंडेशन जो एक ऐसा इदारा जो काम कर रहा है जिसमें प्रेसिडेंट्स को छुड़ाया गया है, और उसमें तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप आए यहाँ पर। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन काम है वो ये है कि जो जेलों के अंदर ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो, या तो वो जजमेंट में बाद में आएगा कि वो कसूरवार है कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज़ करना, उनके बिहाफ में कैश बिल भर के, और आफ्टर रिलीज़ उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाएं। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने कहा था कि एक परिवार के, एक कैदी के साथ उसका पूरा परिवार जो है संघर्ष हो जाता है, उसमें सफ़र करता है, तो उनके लिए ग्लोबल फाउंडेशन क्या है? सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज़ हो चुके हैं जो कैदी रिलीज़ हुए। जब तक अगर वो जेल में हैं, किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ़ है,
हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद हैं उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं। और जब वो कैदी रिलीज़ हो जाता है तो उसको भी हम रिहैबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों के लिए उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस तरफ आ जाएं। पैनल में कितने लॉयर हैं? हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो आइडियाज है जो कैदियों को छुड़ाने का, वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलता है जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज़ और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो हमने उस टॉपिक को चुना एज़ पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद में। कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं जो हाई कोर्ट से अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर अटक के रह जाते हैं। नहीं, हमारा काम सिर्फ लोअर कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट तक का है जहाँ पर प्रोविज़न है कैश बेल हो जाए और वो लोग रिलीज़ हो जाए, क्योंकि हम ट्रायल नहीं चलाते और आगे के केसेस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं जाते। हमारा काम यहीं तक है क्योंकि यहीं पर अभी हमारे पास काफ़ी केसेस हैं। सर 50 कैदियों को छुड़वाकर आपने शुरुआत की थी और आज 1600 1650 तक आप लोगों के नंबर्स पहुंच चुके हैं। एमएलए अमीन पटेल सर ने भी आपके एनजीओ को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये काम जो है उतनी स्पीड से होना चाहिए और इसके नंबर्स 3500 5000 तक जाना चाहिए। उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में वो आवाज़ उठाएंगे। तो क्या लगता है कि आपके एनजीओ ने ये जो सोच दी है वो कहाँ तक जाएगी? देखो, हमारा काम, हमारी कोशिश हमारे अपने काम पर है। देखो कितने लोग हैं जो परेशान हैं, तो हमारी अच्छा ये 50 लोगों तक रिलीज़ नहीं था, हमने डे 1 से स्टार्ट किया, एक नंबर से। पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब हमारे पास 50 रिलीजेस हो गए थे जो मैंने जिक्र किया, और अभी 1600 हो गए। अब अमीन पटेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है और आगे जाकर अगर वो हाउस में आवाज़ उठाते हैं और एक्टिवली कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे अपने काम में है। हम पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हमारे अभी तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। थैंक यू। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो प्रोसेस के लिए काम करती है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, शायद बम्बई या महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी संस्था है ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन। हर महीना कम से कम 50-60 लोग छूटते हैं। किसी बच्चों को या किसी आदमी को छुड़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि उनको जेल के बाहर आने के बाद उनको रिहेब करना, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना, फिर उनको काम पे लगाना, उनको ट्रेन करना, उनको उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी उसको फिर से रीएडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा नेक काम है। और ख़ास करके मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ तो हदीस है इसके ताल्लुक से कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। तो ये मैं समझता हूँ आबिद ग्लोबल केयर के जो आबिद हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं और जिम खाना उनको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हमको ये काम मेरे बहुत दिल के करीब है और पिछले 6 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि दिन पर ये और मजबूत हो, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे आज भी बेकसूर जो जेलों में हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार कोई छोटा मोटा गुनाह कर दिया है और जिनका गुनाह बहुत छोटा है और जिनको 5-10 हज़ार भरने के लिए वो जेल में काफ़ी लंबा टाइम रहना पड़ता है। तो ये संस्था एक बड़ा उनके लिए बड़ी, समझे ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको बच्चों को बाहर निकालती है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ औरतें जेलों में है, कोई छोटे मोटे झगड़े हो उसकी वजह से उनको बाहर निकालना, उनकी पूरी फैमिली को रीएडजस्ट करना, उनको वापस नई ज़िंदगी देना, सोसाइटी का हिस्सा बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। अभी मैंने कहा था कि इससे पहले कि मुस्लिम परिवार जो है सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये हम लोग पॉपुलेशन हमारा 14% है, लेकिन जेलों में लगभग मोर देन 50% हमारी कौम के लोग हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। तो नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म ज़्यादती हमारे ऊपर है, प्लस मतलब छोटे मोटे ऑफेंस के लिए हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे लोग जेलों में हैं जो 5-10 हज़ार रुपये नहीं भर पाते, जिसकी वजह से वो जेल से छूट नहीं पाते। काफ़ी केस ऐसे हैं कि जो ऑफेंस की सज़ा है उससे ज़्यादा जेल काट चुके हैं वो लोग, उसके बाद भी जेलों के अंदर है। सर, क्या लगता नहीं आपको कि तालीम की कमी है? देखिए, तालीम की कमी तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बार बार कि हमारी कौम में बहुत बड़ी कमी तालीम की,
लेकिन अब अभी आहिस्ते आहिस्ते माहौल बदल रहा है। अब हमारे बच्चे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे एक ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी पुलिस फोर्स है जो तुमसे नाइंसाफ़ी करती है या तुम पर गलत केस लगाती है, अब जैसे आप देख लीजिए कि जो 12 बच्चे थे जेलों में 19 साल तक ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, इनोसेंट थे। हाई कोर्ट ने कहा इनोसेंट, लेकिन 19 साल बाद कहा ना, जब तक तो उनकी लाइफ ख़राब हो गई, उनकी पूरी फैमिली तितर बितर हो गई। तो ये सब नाइंसाफ़ियाँ होती है हमारे ऊपर। तो आने वाले दिनों में क्या इसको और बढ़ाएंगे आगे महाराष्ट्र में? देखिए बिल्कुल मजबूत करने का आज का फंक्शन इसी काम के लिए है कि इसको बहुत मजबूत किया जाए। जो फंड जमा होता है उसको 2-3-4 गुना करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग छूट सके। और अभी कम से कम 1600 लोग छूट चुके हैं पिछले 5-6 साल में। हम चाहते हैं कि नंबर डबल हो जाए। एक कैदी के पीछे पूरा परिवार उसका बर्बाद हो जाता है, उसके बाद आपका क्या है? देखिए एक घर का अगर ब्रेड अर्निंग मेंबर है या जो कमाता है, अगर वही जेल चला गया तो पूरी फैमिली बिखर जाती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उस घर की औरतें, उनको मजबूरन गलत काम भी करने पड़ते हैं अपनी फैमिली को निभाने के लिए। ऐसे भी केसेस हमारे पास आए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक दे, ये नेक काम में हमारा साथ हो। क्या महाराष्ट्र असेंबली में इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? देखिए अभी जो हमारे MLAs हैं असेंबली में, उन्होंने वादा किया है कि हम लोग इसके ताल्लुक से बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ क्योंकि इनको अभी की जो ग्लोबल केयर है उसको तो हमारे कोर्ट्स का भी सपोर्ट है, जजेस का भी सपोर्ट है, पुलिस का भी सपोर्ट है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा तो ये काम अच्छी तरह हो सके। सुबह आखिरी के 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो एक NGO आपका भी है जो एजुकेशन पे काम करता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी हुई? देखिए सेवा तो एक बहुत बड़ी संस्था है हमारी और मैंने उसको फॉर्म किया था। आज कम से कम 19 साल हो गए। हम लोग 7,000 बच्चों को एवरी ईयर हम लोग एजुकेशन एड देते हैं। उसमें यूनिफॉर्म है, फीस है, किताबें हैं, इस तरह हेल्प करते हो। इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे भी। आखिरी का ये सवाल है घर वापसी को लेकर। आप समाजवादी में थे, समाजवादी के बाद कांग्रेस में काफ़ी साल निकाला, अब आपने फिर से समाजवादी ज्वाइन की है और माशाल्लाह क्या वजह रही? त्या ग्लोबल केअर फाउंडेशनचं जे कार्य आहे ते समाजामध्ये फार क्वचित लोकच ते कार्य करत असतील, अशा पद्धतीचं कार्य आहे। जेलमध्ये असलेली जी काही कैदी असतात ज्यांच्यावरती आरोप निश्चित होत नाही आणि त्यांना बेल होते आणि ती बेल झाल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी सोडवण्यासाठी जी काही व्यवस्था असते ती व्यवस्था उपलब्ध नसते, त्यावेळेला ग्लोबल केअर फाउंडेशन त्यांना ती व्यवस्था उपलब्ध करून देते आणि त्यांना बाहेर सोडवण्याचं काम करते। एवढंच नाही तर आतमध्ये ग्लोबल केअर फाउंडेशन जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांची काय अवस्था आहे, काय परिस्थिती आहे, तिथे कशा पद्धतीने ते राहतात, त्यांना कशा पद्धतीने ठेवलं जातं आणि त्या ठेवलेल्या परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावरती काय मानसिक आणि शारीरिक त्रास होतो आणि त्या मानसिक शारीरिक त्रासामुळे असे किती कैदी असतात ज्यांच्यावरती आरोप निश्चित व्हायच्या आधीच ते दिवंगत होतात, मृत्यू पडतात। अशा विविध स्तरावरती या ठिकाणी वक्तृत्व केलं जाते, या ठिकाणची वस्तुस्थिती मांडली जाते। कायद्यात असलेल्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्या त्रुटी कशा लवकरात लवकर दूर केल्या पाहिजेत, ज्याच्यामध्ये जे निष्पाप आहेत ज्यांच्यावरती कायद्याच्या कचडीतल्या काही चुकीच्या कलमांमुळे त्यांना तुरुंगात डांबलं जातं आणि त्याच्याप्रती तो गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्यांच्यावर कसा अन्याय झालेला असतो आणि काही वेळेला तर असं होतं की एखाद्याला तिथे डांबलं जातं आणि त्याच्यावरती नंतर मग FIR पण त्यांच्या तेवढा कालावधी तिथं जेलमध्ये जातो आणि त्या जेलमध्ये गेल्यानंतर त्या व्यक्तीला काही यातना होतात की माझ्यावरती कुठला आरोपच सिद्ध झाला नाही, माझ्यावरती कुठला गुन्हा सिद्ध झाला नाही, एवढे दिवस मी आतमध्ये का राहिलो, कोणत्या तो मानसिक शारीरिक त्या व्यक्तीला होतो, त्याच्या घरातल्यांना होतो, त्या कुटुंबापासून तो लांब राहतो। या सगळ्या बाबतीतलं एक वक्तव्य केलं जातं आणि वस्तुस्थिती आहे त्या वस्तुस्थितीला कुठेतरी सरकारने त्याला म्हणजे वाचा फोडली पाहिजे आणि याच्यातून मार्ग काढला। आपण सरकारचा विषय काढला आणि सरकारने मार्ग काढायला पाहिजे, कारण की आपण आमदार आहात आणि आता काही दिवसानंतर असेंब्ली सुरू होणार आहे, सेशन लागणार आहे, त्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या मुद्दे घेऊन उचलणार आहोत। निश्चितपणे या विषयावरती जेव्हा चर्चेचा विषय येईल त्यामध्ये त्यावेळेला याच्यामध्ये सहभाग घेऊन आपण त्या ठिकाणी वाचा फोडण्याचं काम करू। थैंक यू। केयर फाउंडेशन को शरीयत के हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शरीयत में फ़क्कु रक़बा यानी कैदियों को छुड़ाने की बहुत फजीलत आई है, बेशुमार इस सिलसिले में अहादीस कुरान करीम की आयत है।
रमज़ानुल मुबारक का मौका है। ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ है क़ैदियों को छुड़ाना। यकीनन उस दौर में वो कैदी जो ग़ुलाम और बांदी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उलमाए किराम इस सिलसिले में वाज़ेह तफ़सीलात और वाज़ेह तालीमात दे रहे हैं कि वो भी कैदी जो किसी मासूमियत में, किसी गलती में या बिल्कुल किसी शक व शुबे की वजह से वो क़ैद कर लिए गए और बाद में उनके लिए वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं हैं, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिहाजा मुसलमानों को जो अपनी ज़ाती मनफ़ात के लिए, जो अपनी ख्वाहिशात के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हत्ता कि फ़रीज़ा ज़कात का उसमें भी एक मद इस सिलसिले की हो सकती है। और उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अहले दिल मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसरफ़ है कि कैदियों को छुड़ाने के सिलसिले की फ़िक्र करें। सर, जिस तरह अभी रमज़ान में उम्रा की लाइन लग जाती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उम्रा भी बहुत बड़ी इबादत है। उस इबादत की तनक़ीस करके किसी और इबादत की तरफ तवज्जो दिलाना तो माना नहीं है, लेकिन यकीनन एक दर्द पैदा करना चाहिए ख्वाहिशात के लिए। ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान अपने पैसे को लगाता है तो करोड़ रुपए के बावजूद भी वो अपनी तसल्ली नहीं कर पाता। दर्द होना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। ज़रूरत है कि कभी उस गरीब के घर में भी चले जाएं, कभी उस कैदी के घर के हालात का भी जायज़ा लें, तो अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल है और ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। जैसे मुफ्ती साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा सवाब है। जी, किस तरीके से देखते हैं कि देखिए एक हदीस भी है, लेकिन इस तरीके के जो काम है वो नहीं हो पा रहे माशरे के अंदर, क्या कहना चाहेंगे माशरे? बिल्कुल, मैंने कहा इस पर कि कैदी को छुड़ाने में कुरान करीम की आयत है फ़क्कु रक़बा, और कई मकामात पर है, हदीस भी है, बहुत बड़ी फजीलत इसकी आई है। और ज़ाहिर है कि 15, 20, 25, 50 हज़ार में अगर ये सआदत और ये बरकत और ये बहुत बड़ी जो है बशारत हमें मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शुक्रिया। नहीं करूँ सर, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और तमाम लोग इसमें आए हैं, वकील भी आए हैं, उलमा इकराम भी आए हैं, बिजनेसमैन भी आए हैं, पॉलिटिशियन भी आए हैं, उसको किस नवैये से आप देख रहे हैं? हम एक नवैये से देख रहे हैं कि तुम मेहरबा होगे इस सरजमी पे, खुदा मेहरबा होगा अरसे बरी पे। सवाल गर्दन के छुड़ाने का है, और गर्दन ही नहीं, वो आदतों को भी छुड़ाने का है कि जो गर्दन को फंसने न दे। दोनों चीज़ें हैं। सवाल ये है, कैदी को छुड़ाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बेगुनाह कैदी को छुड़ाना जिनका ट्रायल नहीं हो रहा है, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। देखिए, बेकसूर की मदद करना जी उस तरह है जिस तरह मजलूम की मदद करना, और मजलूम के मदद करने को इबादत का दर्जा दिया गया है। और इसलिए जो आप कह रहे हैं, ये तो हर इंसान के दिल में होना चाहिए कि हम किसी मजलूम को जेल नहीं जाने देंगे, हम इनको रोकने का काम करेंगे। अगर पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो 3 सिपाही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं हम फंस जाएंगे, इसको छुड़ाने जाएंगे, इसको छोड़ के हमको फंसा देगा। नहीं भी फंसाएगा, साला थाने में बिठा देगा, तो भी कुछ न कुछ हमको गंवा देना पड़ेगा। हम अपने को बचाने के लिए दूसरे के बेगुनाह फंसाने वाले का साथ देने से कतराते हैं। तो आपको जानते हैं, इस पर भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा जालिम वह जो जुल्म को देखे और खामोश रहे। तो आज जुल्म से टकराना जरूरी है, और मैं ये जानता हूँ कि जहाँ खौफ खुदा पैदा होती है और जो आदमी आखिरत पे भरोसा रखता है, वो कभी जुल्म को न तो सहता है, न जुल्म को करता है, और न जालिम के साथ रहता है, बल्कि मजलूम के मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। ग्लोबल फाउंडेशन, जैसे इस्लाम में कहा है कि एक कैदी को छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा सवाब का काम है, किस तरीके से देखते हैं ग्लोबल के काम को? मैं इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों, और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नज़र उन पर भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है?
तो एक तो बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। जब हम अपने घर में अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन अपने वतन से अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा। और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से जेलों में बंद हैं। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सज़ाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई अंडर ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो ज़मानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मतलब मैं अभी अपने गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। साहब, जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर था अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस ख़ानदान का सोचें। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ कोट करूँगा, जो नेशनल लीगल एड्स नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची खुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है। तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी जो काम हो रहा है वो बहुत छोटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी धूप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब, एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसको पर्सनल ज़रूरत होती है, कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया, और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है। सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नॉट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने डे 1 से इस तंजीम को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि आपके काम में कभी भी मज़हब, मिल्लत, कौम, रंग, नस्ल, इलाका, ज़ुबान ये चीज़ नहीं आएगी। आप लिस्ट उठाइए, जो सबसे ज़्यादा टाइम से है शायद, पहले उसका केस लीजिए। और मुझे खुशी को ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अपनी नेक ख्वाहिशात दूंगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे तंजीमों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए समाज आ गया है, और बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत हम ऐसी तंजीमें खड़ी करें, उनको सस्टेन करें, उनको सपोर्ट करें, और उनके ज़रिए समाज की वो खिदमत करें। और मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करूँगा यहाँ पे, दुनिया में जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कभी आप उनकी चैरिटी का अमाउंट देख लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। चाहे बिल गेट्स का या फाउंडेशन है, या ज़करबर्ग का है, या वारन बुफे है, या और लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी आमदनी से डोनेट करते हैं समाज को बेहतर करने के लिए। हमारा माइंडसेट क्या है, सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू।